हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी को अरब सागर की शाखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा तक पढ़ चुके थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका डिस्कस किया, विश्लेषण किया और समझा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बाहर निकल के आते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमको मैप से रूबरू करवाना चाहूँगा आपको, इसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये आपका इंडिया मैप है ना। ये जो एरो दिख रही है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को शो कर रहा है। ये प्रायद्वीपीय रेड कलर का जो दिख रहा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की लाइंस एरो दिख रही हैं आपको, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है। ये अरब सागर शाखा है और ये बंगाल की खाड़ी शाखा है। ये रेड कलर की स्पॉट्स दिख रहे हैं ये शिलांग का पठार है, जिसमें से 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। बस इतना अभी इंट्रो में आप समझ लीजिए, है ना। इसके बाद अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बंगाल की खाड़ी शाखा, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट आप समझेंगे भी और लिखेंगे भी, पहले पॉइंट को समझेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में इंटर होता है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसी तरह जिस तरह से अरब सागर शाखा है दक्षिण पश्चिमी से करी और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित, इसी तरह से बंगाल खाड़ी की शाखा दक्षिण पश्चिम की ओर से आती है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए चली जाती है। अब अरब सागर शाखा जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पर केरल के मालाबार तट और पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा करती है। लेकिन अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी शाखा, तो बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर आगे की ओर बढ़ते हुए ये शिलांग के पठार से टकराती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अब आप डाल के लिखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर बरसात करती है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर बहते हुए आगे की ओर निकल जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट यही रहेगा। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग जाकर देखेंगे क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कि बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्व की ऐसे लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर आगे बढ़ते हुए यह सबसे पहले शिलांग के पठार से टकराती है, शिलांग के पठार से टकराती है। और शिलांग के पठार में स्थित 3 पहाड़ियां हैं जो कि वहाँ की जनजातियों के नाम पर रखी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ी हैं। ये है गारो, खासी और जैंतिया। तो बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम शिलांग के पठार से टकराती है। ये है शिलांग का, ये है आपका मेघालय, ये तीनों को मिला के शिलांग का पठार बोलते हैं। ये है गारो, खासी और जैंतिया टकराती हैं और शिलांग के पठार में बरसात करती है। जैसे कि पहाड़ से टकराने के बाद ऊपर की ओर उठेगी हवा और ऊपर की उठने के बाद एडियाबैटिक तापहास के कारण तापमान में कमी आएगी और यहाँ पे बरसात होती है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो बरसात है वो खासी पहाड़ी पे होती है। खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, बीच वाले में। यहीं पर है स्थित
खासी पहाड़ी पर ही स्थित है चेरापूंजी, चेरापूंजी या मासिनराम। मासिनराम यहाँ 1080 सेंटीमीटर पर एनम, मतलब 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। जबकि माला अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पश्चिमी घाट की बात करें यहाँ तो 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन शिलांग के पठार में खासी, गारो खासी पहाड़ी पे चेरापूंजी मासिनराम नामक एक जगह है, वहाँ पर 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी या मासिनराम में ही होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी या मासिनराम में ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि अब यहां तक हो गई मेघालय या शिलांग के पठार में बरसात करती है, और बंगाल की खाड़ी शाखा शिलांग पठार में बरसात करने के पश्चात ये यहाँ से ये है आपका असम का भूभाग, ये है असम, ये आपका असम हो गया। तो यहाँ से बरसात करने के बाद इसको यहाँ से जगह मिल जाती है, इसको बोलते हैं सूरमा घाटी। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जगह जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सूरमा घाटी, जो कि कहाँ पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है। तो शिलांग के पठार में बरसात होने के तत्पश्चात अब बंगाल की खाड़ी शाखा सूरमा घाटी होते हुए यह कहाँ पे पहुँच जाती है, इस एरिया असम के क्षेत्र में, असम राज्य में पहुँच जाती है। ठीक है, असम राज्य में पहुंचने के बाद इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र की घाटी, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र की घाटी। अब यहां से देखिए, ये है आपका हिमालय पहाड़, ये आपका हिमालय, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अरब बंगाल की खाड़ी शाखा शिलांग के पठार में बरसात होने के पश्चात सूरमा घाटी से यह असम में प्रवेश करती है। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी, मतलब ये जो एरिया दिख रही है आपको, ब्रह्मपुत्र घाटी, जो कि तीन तरफ से यह पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। देखिए यहाँ से ये आपका हिमालय हो गया, इधर भी है, और इधर से तो ये नहीं कर रही है, तो चारों साइड से यह हिमालय से घिरा क्षेत्र है, जिससे जो आर्द्रता युक्त हवाएं हैं, बंगाल खाड़ी की जो आर्द्र युक्त हवाएं हैं, वो सूरमा घाटी होते हुए जब ब्रह्मपुत्र की घाटी में पहुंच जाती हैं, तो उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, और निकलने के लिए जगह नहीं बनती तो वो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के तत्पश्चात उनमें एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण उनके तापमान में कमी आती है, और वो अपनी आर्द्र हवाएं वहीं पे पानी छोड़ देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भारी वर्षा प्राप्त होती है। मतलब सूरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी में भारी बरसात प्राप्त होती है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, असम में इस तरह से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा कहाँ कहाँ बरसात होती है, सूरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी की कुछ शाखाएं हुगली नदी के मुहाने से। अब देखिए क्या होता है कि अब यहाँ से ये निकल गई शाखा, अब इधर तो हवा चल ही रही है, और जो ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के समानांतर निकली, इसको गैप मिला, ये यहाँ से गैप मिला, इधर प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, वो गैप मिला तो हवा यहाँ से इन कर गई। तो लिखेंगे कि बंगाल खाड़ी की कुछ शाखा हुगली नदी के मुहाने से
उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अच्छे से फिर से लिख लीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बंगाल खाड़ी शाखा की कुछ शाखाएं पूर्वी घाट के समानांतर बढ़ते हुए हुगली नदी के मुहाने से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश कर जाती हैं। उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश कर जाती हैं। ये जो ब्लू कलर का डॉटेड दिख रहे हैं आपको, ये कुछ शहरों के नाम हैं। ये दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, पटना हो गया, ये प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करते हुए यह दिल्ली तक जाती है, यह दिल्ली तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी शाखा जब उत्तर भारत में प्रवेश करती है तो जो इसकी हवाओं में आर्द्रता होती है, नमी होती है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने तक, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने में इनकी आर्द्रता या नमी में कमी आने लगती है, धीरे धीरे कमी आती है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा, फिर यहाँ उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से उदाहरण के लिए अगर बात करें, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोलकाता शहर में बंगाल की खाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा बरसात प्राप्त होगी, फिर इसके बाद पटना में उससे कम, कोलकाता से कम होगी, फिर पटना से कम प्रयागराज में होगी, और प्रयागराज से कम कानपुर में होगी, कानपुर से कम दिल्ली में होगी, है ना। इसको ऐसे आप लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। अगर मैं कलकत्ता की बात करें, कोलकाता की बात अगर हम करें तो यहाँ 150 सेंटीमीटर पर एनम वर्षा होती है। ठीक है, पर एनम 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कोलकाता में। फिर अगर हम पटना की बात करें तो पटना में 100 सेंटीमीटर पर एनम बरसात होती है। फिर अगर आगे बढ़े पटना के बाद प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 75 सेंटीमीटर पर एनम बरसात होती है। और इसके बाद अगर कानपुर की बात करते हैं, कानपुर की बात करें तो यहाँ 50 सेंटीमीटर पर एनम बरसात होती है, 50 सेंटीमीटर पर एनम बरसात होती है। और इसके बाद दिल्ली में पहुंच जाती है तो दिल्ली में 50 से भी कम बरसात प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, दिल्ली में 50 से भी कम बरसात प्राप्त होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। और दिल्ली के आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जब बंगाल की खाड़ी की शाखा दिल्ली के आगे प्रवेश करती है, दिल्ली की आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इनकी हवाओं में नमी की मात्रा इतनी नहीं रहती कि वह पानी गिरा सके या बरसात कर सके। रहती तो है लेकिन इतनी नमी नहीं रहती कि वह यहाँ पर आगे बढ़ के यहाँ तक अरावली तक बरसात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ हो गया राजस्थान, ये हो गई राजस्थान की अरब सागर, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी, है ना, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी, ये है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। और ये बंगाल की खाड़ी शाखा दिल्ली तक तो बरसात करती है, लेकिन यहाँ तक आते आते इनकी आर्द्रता बहुत में कमी आ जाती है, बिल्कुल न के बराबर रहती है, जिसके कारण वह बरसात नहीं कर पाती। तो ऐसा लिखेंगे कि राजस्थान की अरावली श्रेणी तक बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंच जाती है, परंतु वहां पर बरसात नहीं करती। इसके दो कारण हैं। अरावली पर्वत पर बरसात, अरावली श्रेणी पर पानी न गिरने का दो कारण हैं, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। कारण नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जब दिल्ली के आगे बढ़ते हुए अरावली श्रेणी तक पहुंचती हैं
तो उनकी हवाओं में इतनी नमी नहीं रह पाती कि वह वहाँ पर अरावली श्रेणी पर बरसात कर सके। ठीक है, कारण नंबर फर्स्ट ये हो गया। दूसरा कारण यहाँ से बनेगा, जो कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो गया है, बात आई है तो उसको करना पड़ेगा। दूसरा कारण लिखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा यहाँ से आती है। अरब सागर शाखा गुजरात के मांडव गिरी और मांडव पहाड़ी से टकराकर यहाँ बरसात करती है और आगे की बढ़ते हुए यहाँ पर गुरु शिखर है, माउंट आबू पर गुरु शिखर है, अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित गुरु शिखर पर बरसात करती है। गुरु शिखर पर से टकराकर माउंट आबू पर बरसात करती हैं और फिर इसके बाद वो और जो शाखाएं हैं वो अरावली के समानांतर निकल जाती हैं। उसको टकराने के लिए जगह नहीं मिलती और वो अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, जिसके कारण अरब सागर शाखा द्वारा भी अरावली पर्वत के संपूर्ण क्षेत्र पर बरसात नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, दो कारण हो गए कि अरावली श्रेणी। यही कारण है कि राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है, इसीलिए यहाँ पर इंदिरा सागर बांध परियोजना बनाया गया है, जिसका एक ही मकसद है कि राजस्थान में सिंचाई प्रदत्त कराना, है ना। यहाँ पे हर के बैराज में ब्यास और सतलज मिल के जो नदी वाले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिर अभी बांध जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे राजस्थान में इंदिरा गांधी परियोजना है और कैसे सिंचाई के लिए कहाँ से बनता है। सारी बातें हम लोग बांध वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। बस आप इतना जानिए कि बरसात राजस्थान में क्यों नहीं होती है और किस क्षेत्र में होती है और कैसे होती है, बस इतना समझना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे फेरल के नियम के अनुसार। फेरल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। यही था ना। तो चलिए यहाँ पर फेरल का नियम लागू होता है कि जब ये हवाएं, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है ना, जब ये हवाएं उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये शिवालिक की ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, क्योंकि ये उसका दाहिना तरफ है, दाहिने तरफ अपने मुड़ने का प्रयास करती हैं। और शिवालिक के ढालों पर, शिवालिक हिमालय के ढालों पर काफ़ी बरसात करती हैं। शिवालिक हिमालय से टकराएंगी और टकराने के बाद ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के पश्चात यहाँ पर काफ़ी बरसात करती है। ठीक है, यही कारण है। नेक्स्ट में लिखें, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखें कि जब बंगाल की खाड़ी की शाखा का रुख शिवालिक की ओर हो जाता है तो अधिकांश बरसात आपको शिवालिक के ढालों पर प्राप्त होता है ना। परिणाम स्वरूप जो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, मतलब ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ये बुंदेलखंड प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, बुंदेलखंड जो प्रदेश है इसको बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड प्रदेश बोलते हैं। यूपी और कुछ यूपी का पार्ट है, कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड प्रदेश जो है वो यही कारण है क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा का रुख शिवालिक हिमालय की तरफ है और जो इसका उत्तरी ढाल है, उत्तरी इधर का ढाल है, वहाँ पर यह बरसात न के बराबर कर पाता है, जिसके कारण बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर भी प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था अगर न हो तो खेती नहीं हो पाती, प्रॉपर तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक नोट डाल के लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि चलिए नोट डाल के लिखेंगे कि पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा बरसात नहीं होती है। पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा बरसात नहीं होती है। यहाँ पर बरसात बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्ण चक्रवातों के कारण होती है।
वो कैसे होती है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको बहुत अच्छे से बताएंगे कि चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कैसे बनता है, और भारत में चक्रवात आने पर कौन कौन से राज्य उससे प्रभावित होते हैं। सारी बातें हम लोग एक वीडियो ही बनाएंगे, एक प्रॉपर तरीके से एक चक्रवात के नाम पे वीडियो ही चलेगा। वो पूरा वीडियो केवल चक्रवात के नाम पर रहेगा। चक्रवात क्या होता है, कैसे बनता है, और भारत के किन किन राज्यों में वह प्रभावित करता है, किन किन राज्यों को प्रभावित करता है, सारी बातें हम लोग एक प्रॉपर वीडियो में करेंगे, है ना। तो आज आप लोगों का प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कितना जितना भी होता है हर एक चीज कवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लौटता हुआ मानसून, मानसून का निवर्तन, सारी बातें हम लोग उस वीडियो में करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से MCQ बनाना स्टार्ट करें, पहले चैप्टर पढ़ें और MCQ खूब बनाएं, है ना। जितना मिल जाए, जितना हो सके उतना ट्राई करिए, अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।